ओके, एवरी डे वन एडब्ल्यूएस सर्विस। हर दिन हम क्या सीख रहे हैं? एक हर एक दिन एक एडब्ल्यूएस की सर्विस सीख रहे हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने इलास्टिक बीन स्टॉक सीखा था, आज हम देख रहे हैं एडब्ल्यूएस डीएमएस सर्विस। तो ये डीएमएस सर्विस क्या है? डाटा माइग्रेशन सर्विस। ठीक है ना? तो डाटा को अगर आपको माइग्रेट करना है, डाटा कहां पर पड़ा हुआ है? किसी न किसी डाटाबेस में, और उस डाटाबेस, वो डाटाबेस हो सकता है आपके लोकल, आपके ऑफिस के लैपटॉप में पड़ा हो, और आपको एडब्ल्यूएस के क्लाउड वाले डाटाबेस पर आपको पहुंचाना है, टारगेट डाटाबेस। सो डेटा सोर्स और डेस्टिनेशन, इन पर अगर आपको डाटा को माइग्रेट करना है तो बेसिकली एडब्ल्यूएस का एक स्पेशल सर्विस है डीएमएस सर्विस। ठीक है ना? अब इसमें इसको इतना अच्छा पावरफुल बना रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा सोर्सेस को भी आप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके ऑफिस में लोकल मारिया डीबी पे काम कर रहे हो, और क्लाउड पर एडब्ल्यूएस पर वो है आपका माई सीक्वल है, तो दोनों के डाटाबेस इंजन कंप्लीटली अलग अलग हैं, बट फिर भी आप उसको इजीली माइग्रेट कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग एनी डाटा लॉस। ठीक है ना? तो इन अमेजोन वालों ने ऐसे अडेप्टर बना रखे हैं जो कि सोर्स डेटाबेस को पूरा पढ़ लेंगे, वर्जन वर्जन चेक करके, पूरी उसकी डिटेल एनालिसिस करके, टारगेट के डिटेल डाटाबेस इंजन को एनालिसिस करके, उन्होंने बीच में एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसे जनरली एडेप्टर बोलते हैं, बट ये एडेप्टर नहीं बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? दे आर कॉलिंग इट इज अ सर्विस। This is called data migration service, which is basically a adapter which will take the source database, it converts the data in schema as per the destination database. So when this database migration can help us, when the destination has a different schema or different engine. तो अगर मैं आपको यहाँ गूगल पे जाऊं, डाटाबेस इंजन यहाँ पर आप लिखना भाई, और आप इमेजेस में जाना, तो आपको बहुत सारा डाटाबेस इंजन पता चलेंगे। डाटाबेस स्टोरेज इंजन, सो वी हैव लाइक, आप जब इसका डिटेल आगे पढ़ोगे तो डाटाबेस के इंजन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है ना? डाटाबेस स्टोरेज इंजन जो है, टेक्निकली अगर उसको डीप लेवल पर अगर आप स्टडी करोगे तो वो उनके अंदर बाइनरी ट्रीज के फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है। तो एक जो कुछ डाटाबेस बी ट्री को फॉलो करते हैं, डाटा जो स्टोर होता है बी ट्री के फॉर्मेट में स्टोर होता है, और कुछ इंजिन्स एलएमएस ट्री के फॉर्मेट में डाटा स्टोर करते हैं। तो दोनों, हर एक डाटाबेस का डाटा स्टोर करने का मैकेनिज्म सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी एल्गोरिदम अलग अलग होती है, वो अलग अलग ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है ना? सो अगर हम देखें, माई सीक्वल किसको फॉलो कर रहा है? बी ट्री को। अगर मेरा सोर्स डाटाबेस माई सीक्वल है और डेस्टिनेशन पोस्टग्रिज है, तो दोनों ही एक ही इंजन को फॉलो कर रहे हैं, एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, बी ट्री को। तो इसमें भी एडब्ल्यूएस की डीएमएस आपकी हेल्प कर देगा। मगर मान लो आपको माई सीक्वल से डाटा पहुंचाना है कैसेंड्रा के अंदर, जिसमें टोटली अलग इंजन आ रहा है और अलग तरीके से हो रहा है, तो इनके एडब्ल्यूएस के इंजीनियर्स ने इतना पावरफुल उसको बना रखा है कि भले ही आपका सोर्स डेटाबेस अगर सीक्वल बेस्ड है और आपका डेस्टिनेशन डेटाबेस अगर नो सीक्वल बेस्ड है, तो भी आप डेटा को क्या कर सकते हैं? उसको माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर हम इनके बारे में बात करेंगे। अभी हम इजी टू इजी बात करेंगे। इजी टू इजी बात करेंगे मतलब लोकली आपके सिस्टम पर, आपके ऑफिस में, आपके घर पे, आपके लैपटॉप में माइस्क्ल पड़ा हुआ है, और क्लाउड पर एडब्ल्यूएस है, और क्लाउड पर आपने आरडीएस इंप्लीमेंट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ माइस्क्ल और व्हाटएवर, देन वी नीड टू माइग्रेट। क्योंकि बहुत सारे डेटा सेंटर किस तरीके से होते हैं? ऑन प्रिमाइस या हाइब्रिड। हाइब्रिड स्टोरेज है हमारा। मैंने अपने कंपनी का सॉफ्टवेयर हाइब्रिड स्टोरेज कर रखा है। इसका मतलब उसका कुछ डाटा तो मेरे ऑफिस के लैपटॉप्स में या सर्वर में पड़ा हुआ है, और कुछ डाटा मैंने कहा स्टोर कर रखा है? क्लाउड पर, एडब्ल्यूएस के आरडीएस सर्विस पर। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू माइग्रेट दोज लोकल डाटा टू द क्लाउड, और फ्रॉम क्लाउड टू द लोकल, वाइस वर्सा। There can be any situation you want to maybe take the data from cloud, or you might be want to push the data from local to the cloud. But what is the challenges here? We have different engines. We may have different engines because their storage algorithms, their storage engines are different. Some database works on the B-tree storage system. Some database works on the LSM trees. So there may be possibilities. Their storage mechanisms may be same, may be different.
So, so we will use this particular concept today, AWS Database Migration Service. So let's study on W3C Schools, which is one of the best study, which provides the one of the best study material in the world. So AWS Data Migration Service move data from the source database to the destination database. So इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि अगर आपको डेटा माइग्रेशन करना है तो AWS में आप कैसे करोगे? How you migrate your database? So sir, there is a dedicated migration service which called DMS, data migration service. Your source database remain operational during migration and minimum downtime. So meanwhile you are migrating your data from source to destination, if your source database is attached with a production cluster or production traffic, then it doesn't affect its downtime. ऐसा नहीं होगा कि माइग्रेट आपका भी ट्रैफिक सर्व हो रहा है, वो प्राइमरी डाटाबेस आपका डाटा सर्व कर रहा है, आपका डाटाबेस अभी कंटिन्यूअसली प्राइमरी डेटा से वो इंटरेक्ट कर रहा है और इसमें बीच में आप आ गए ना, आप उसका माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया तो वो डाटाबेस मे बी इट कैन गोज टू डाउन, द डाटाबेस डाउन हो सकता है भाई, आपने उसमें माइग्रेशन पर चला दिया। बट ये डीएमएस सर्विस जो इतनी पावरफुल बना रखी है कि ये इंश्योर करती है कि मीनवाइल योर डेटा सोर्स रिमेन ऑपरेशनल। इसका मतलब आपका जो डेटाबेस है अगर वो कोई लाइव ट्रैफिक भी सर्व कर रहा है या लाइव आर्किटेक्चर का अगर पार्ट है आपका सोर्स, तो उससे भी आप डाटा माइग्रेशन उस पीक आवर्स पर ऑपरेशनल टाइम पर भी आप डीएमएस सर्विस को चला सकते हो और उस समय भी आपके उस प्राइमरी डाटाबेस को, सोर्स डाटाबेस को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। एंड इट मिनिमाइज द डाउन टाइम, ठीक है ना। हालांकि ये माइग्रेशन वाले काम कभी भी, हालांकि एडब्ल्यूएस बोल रहा है कि भैया तुम ऑपरेशनल टाइम पे भी कर सकते हो, बट डेवऑप इंजीनियर को नाइट को 2 बजे उठ के ये काम करना चाहिए, ठीक है ना। जब भी माइग्रेशन का काम है कभी भी ध्यान रखना, लाइफ में कभी भी माइग्रेशन का काम पीक टाइम पर नहीं करना। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं, ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज हैं जहां पर डीएमएस भी फेल हो चुका है, ठीक है ना, कि पीक टाइम पे चला दिया उसने माइग्रेशन सर्विस। आप ये बोल तो रहे हैं बट हो जाता है, उन्हें को क्या है। तो सबसे बेस्ट टाइम क्या है? नॉन पीक आवर टाइम्स। तो आपने देखा होगा कई बार डेवऑप इंजीनियर अधिकतर उनका काम माइग्रेशन का, मेंटेनेंस का, वो अधिकतर नाइट में ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कोई ट्रैफिक नहीं होता है। अभी इंडिया में मुझे अगर डाटा माइग्रेशन करना है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम नाइट को 2 बजे। नाइट को 2 बजे मैं उठूंगा और अपनी माइग्रेशन सर्विस चलाऊंगा, क्योंकि उस समय पूरे हिंदुस्तान के लोग सो रहे होंगे और मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक बिल्कुल जीरो के आसपास आ रहा होगा, ऑलमोस्ट नल। और जो आ भी रहा होगा और कभी मेरी सर्विस 5 मिनट के लिए डाउन भी हो गई तो मुझे ह्यूज फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। अब मान लो दिवाली का टाइम है और आप फ्लिपकार्ट में, और फ्लिपकार्ट ने अपना सिस्टम एडब्ल्यूएस पे बना रखा है मान के चलो, और आपने अपने पीक टाइम पर दिवाली की सेल पर, बिग बिलियन डे की सेल पर, दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन, जो भी क्रूशियल इंपॉर्टेंट डेज है उसी दिन आपने डीएमएस चला रहे हो, तो भाई वो ऐसे तो नहीं होगा। मगर बेवकूफी है अगर आप पीक आवर्स में अगर डीएमएस सर्विस को वो कर रहे हो। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर द डीएमएस सर्विस टू रन इन नॉन पीक आवर्स, है ना। जैसे आप यूएसए में है तो भैया यूएसए में वो लोग कब सो रहे हैं उस समय आप चलाओ, इंडिया में है तो नाइट को 2 बजे चलाओ। हर कंट्री के उसमें आप देखो कि किस टाइम पर नॉन पीक आवर। तो कहने की ये बात है कि भाई ये बोल तो रहे हैं कि भाई ऑपरेशनल, ये बोल तो रहे हैं कि भाई ऑपरेशनल टाइम पे भी माइग्रेशन कर सकते हो, मगर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आपकी कंपनी, क्योंकि भैया वो 5 मिनट का भी डाउन होना किसी कंपनी के लिए करोड़ों का नुकसान हो सकता है, ये आपको चीज समझनी चाहिए। डीएमएस सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस एंड यूजिंग। सो डीएमएस जो है डाटा माइग्रेशन सब जो है वो किस टाइप के डेटाबेस सपोर्ट्स करते हैं? यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस, ठीक है ना। यहाँ पर हम गए यूज केसेस, इसके यूज केसेस जान लेते हैं कि डीएमएस को कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ कहाँ यूज में आता है। टेस्ट एप्लीकेशन अगेंस्ट प्रोडक्शन डाटा विदाउट अफेक्टिंग इट, कंबाइन मल्टीपल डेटा बेस इंटू वन। सो हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं और उनको कंबाइन करना है, उन सबका डाटा कंबाइन करके एक डेटाबेस बनाना है, तो भी आप माइग्रेशन सर्विस का यूज कर सकते हो। रेप्लिकेट डाटा टू अदर सोर्स फॉर एनालिटिकल एंड बैकअप पर्पस। रेप्लिकेट डाटा मतलब आप उस डाटा का एक कॉपी लेना चाहते हो, उस डाटाबेस का आप एक और बैकअप लेना चाहते हो, एक और कॉपी लेना चाहते हो, तो भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डीएमएस सर्विस का यूज कर सकते हैं।
ठीक है ना. You have a primary database where your actual data is available. You want to take a backup of that database. So first of all, we have a scenario. We have an option called snapshot, which takes the incremental backup. What the other thing I can do it? I can use the DMS service for the replication of the data for the purpose of backup or analytics. ये देखो लिखा है ना इसने कि भाई बैकअप लेने के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, आप डीएमएस यूज कर सकते हो. अब इसने बोल दिया, मेरे दिमाग में छप गया कि भाई अनिल, एक तो इंक्रीमेंटल बैकअप के थ्रू हम ले सकते हैं, दूसरा हमारे पास डीएमएस सर्विस के अंदर भी कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन ऑफ डेटा एज अ बैकअप सर्विस हमारे पास है. तो आपसे कभी पूछ लिया कि आपके पास एडब्ल्यूएस है, व्हाट विल बी योर बैकअप स्ट्रेटेजीज. सो वी हैव स्नैपशॉट सर, वी कैन यूज द डीएमएस सर्विस. अब ये बोल तो दिया है भाई, मगर ट्रेनिंग टाइम पर एक एक चीजों का एंड टू एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए. क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल कर लिया तो आपको लाइफ टाइम वो आपका एक्सपीरियंस्ड मेमोरी, मैं इसको क्या बोलता हूँ, ये टर्म आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी, शायद मुझसे ही सुनने को मिलेगी कि सर ने सबसे सुना होगा कि विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी. मैं बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस मेमोरी या प्रैक्टिकल मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी. अगर किसी चीज को आपने पढ़ा है और सिर्फ पढ़ा है तो भूल जाओगे 2 दिन बाद, मगर पढ़ा है और उसको प्रैक्टिकली एंड टू एंड इंप्लीमेंट करके छोड़ा है तो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 6 महीने बाद भी वो चीज दिमाग में रहेगी, यार अपन ने ये कर रखा है, ये अपन ने प्रैक्टिकल भी कर रखा है. इसका गिट रेपो भी अवेलेबल है, इसका तो मैंने एक 5 मिनट का वीडियो का मैंने एक पीओसी भी बना रखा है और मेरे चैनल पे अपलोडेड भी है. दिस विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस ओवर जस्ट रीडिंग द स्टेटमेंट. ठीक है ना. तो चीजों को मैं कैसे पढ़ना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए, पढ़ा देन डू इट द प्रैक्टिकल. तो आज भी मैं वही करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, साथ साथ लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊं. हम जीपीटी को ये सिनेरियो देंगे कि भैया डीएमएस यूज करना है और मेरे को ये बैकअप करके बता, मेरे को ये मेरे पास 3 डाटाबेस है उसका सिंगल करके बताओ. क्योंकि जितने टेस्ट केसेस बता रखे उतने अपने को एंड टू एंड करके भी देखना चाहिए. कीप योर सेल्फ बिजी इन द टॉपिक विच यू आर वर्किंग ऑन. ठीक है ना. और चीजों को याद रखो. ठीक है, ये हुआ. चलो अब मैं एडब्ल्यूएस को ओपन कर लेता हूँ. एडब्ल्यूएस पर मैं गया और पर्टिकुलर मैंने अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट पर लॉगिन करूंगा. Now also open the chat. है ना. सबसे पहले तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरे पास एक एडब्ल्यूएस का अकाउंट है और मुझे डाटा माइग्रेशन सर्विस को एंड टू एंड इंप्लीमेंट करना है. अब अगर मैंने इंटर कर दिया तो ये अपने हिसाब से कुछ कॉम्प्लेक्स दे देगा. अब अपना इंटेलिजेंस अपने को यूज करना, अपने को अपना इंटेलिजेंस क्या यूज करना है, अपन उसको ये यूज केसेस दे देते हैं. पहला यूज केसेस क्या बोल रहा है कि भाई एक ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जिसमें टेस्ट डेटा विदाउट अफेक्टिंग कंबाइन मल्टीपल टू डेटाबेसेस, रेप्लिकेट डेटा टू अदर सोर्स फॉर द एनालिटिकल एंड बैकअप. इसको अपन क्या करके चलते हैं कि एक जो सोर्स है मेरे पास लोकल, मेरे पास है अवेलेबल, और उसी सोर्स को मुझे उसका एक बैकअप करना है आरडीएस पर. तो ये रेप्लिकेशन फॉर द बैकअप पर्पज ये हमने यहाँ पर लिखा, तो इसको समझा दिया. आई हैव MySQL on local machine. I want to backup to cloud RDS. समझ में आ गया कि मेरे पास लोकल मेरी मशीन में क्या है, MySQL है, उसमें कुछ डाटा है, उसी का बैकअप मुझे कहाँ ले जाना है, क्लाउड पर ले जाना है विद द हेल्प ऑफ डीएमएस सर्विस. या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि क्लाउड का है तो लोकल लाना है, वो कैसे करेंगे, वो तो सारा सिचुएशन हम देखते हैं कि हमें क्या सॉल्यूशन दे रहा है. If you want to implement an end-to-end AWS data migration service, it's a great real-world use case.
you have a local MySQL database, and you want AWS DMS, which will be acting as an adapter, but the AWS guys are not calling it as an adapter. They're calling it as a separate service, and for that you need to pay. Every service that you are provisioning will cost you. Okay. Now the relational database service. Now let's create the database locally. Okay. Do it step by step. I will go to my WSL account first of all, and also mention that I'm using WSL for that. So अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लोकल उबंटू में जाऊंगा, MySQL इंस्टॉल करूंगा, एंड देन कुछ डाटाबेस क्रिएट करूंगा, sudo su Anil, who am I, pwd cat etc/os-release. ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट मैंने जीपीटी को दे दिया. ओएस का प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा. अभी जीपीटी को सपना थोड़ी आएगा कि आप ओएस के रॉकी लाइनेक्स पे काम कर रहे हो, कि डेबियन पे कर रहे हो, कि काली पे कर रहे हो, कि क्या कर रहे हो. मैंने कल भी बताया था कि भाई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आपको, एफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आपको करना है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो सभी कर रहे हैं, मगर एक 10 टोकन ले रहा है और एक ही टोकन में अपना काम कर रहा है. तो बेसिकली आपको कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर देना पड़ेगा. सो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं किस ओएस पे काम कर रहा हूँ. उसके हिसाब से उसको बताओ कि भाई इस ओएस में मुझे MySQL में ये डाटाबेस करना है. सो आई वांट टू इम्प्लीमेंट इन दिस ओएस. तो वो समझ जाएगा कि अच्छा आप उबंटू यूज कर रहे हो, वो भी 26 यूज कर रहे हो, तो आप है ना ये ऐसा कर सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना है, MySQL सर्वर आप इंस्टॉल कर लो. तो सबसे पहले तो मैं अपने ओएस को अपडेट कर लेता हूँ. apt अपडेट -y. मैं अपने ओएस, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए पहले तो हमें ओएस को अपडेट करना पड़ेगा, फिर अपग्रेड करना पड़ेगा. तो आप देखिए मैं यहाँ पर अपने ओएस को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ. आप इसी कमांड में अपडेट की जगह अपग्रेड कर दो. अपग्रेड, है ना. ओएस को अपडेट किया, अपग्रेड किया, फिर बाद में पैकेज मैनेजर को यूज करते हुए मैं अपना MySQL सर्वर इंस्टॉल कर लूंगा, जो कि ये यहाँ पर बता रहा है apt इंस्टॉल MySQL सर्वर -y. और आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज का ऑब्जेक्टिव ये कि लोकल MySQL आपके पास है और उसको अपने को सर किधर सिंक करना है, उसका एक बैकअप लेना है क्लाउड पर. ठीक है ना, ये हमें करके देखना है. ठीक है. सो apt इंस्टॉल MySQL -server -y. सो मैं कौन सा डेटाबेस इंस्टॉल कर रहा हूँ, MySQL का. ये इंटरव्यूअर ने बिल्कुल सीधा सेट पूछ लिया. आप AWS के डेवऑप इंजीनियरिंग के लिए गए और आपसे पूछ लिया कि भैया लोकल MySQL पड़ा हुआ है, उसको आप रिमोट पर AWS पे कैसे उसको सिंक करोगे, कैसे ले जाओगे. इन अ लेमन टर्म दे आर आस्किंग. So you will say, sir, I will use a DMS service. I will do it, क्योंकि मैंने आपको क्लास के अंदर सिखा रखा है. तो क्लास में करने वाले प्रैक्टिकल से आपको एक्सपीरियंस डेवलप होगा, और उस दौरान क्लास को अगर केयरफुली सुनते होंगे तो मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहता हूँ. भैया ऐसे होगा, ऐसे पूछेगा इंटरव्यू, तो क्या जवाब देना है, ये क्या करना है. मैंने लोड बैलेंसर के बारे में बता दिया, स्ट्रेटेजीज के बारे में बता. अब यार तुम इंटरव्यू देने जाओगे ना, तुम तैयारी करके नहीं जा रहे हो, तो मेरी जवाबदारी नहीं है. मैंने तो सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे हर एक उसमें बता रहा हूँ. ठीक है ना. तो ये यहाँ पर हो गया. अब मैं इसको MySQL का स्टेटस चेक कर लेता हूँ. सिस्टम CTL स्टेटस MySQL. सो मेरी सर्विस क्या है, रनिंग है. अब ये सर्विस मैं चाहता हूँ मेरा सर्वर बंद होके दोबारा ये सर्विस ऑटोमेटिकली अप एंड रनिंग आ जाए, इसलिए मुझे इस सर्विस को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना. सो इनेबल करने से ये सर्विस मेरे बूट लोडिंग में ऐड हो जाती है. बूट, जब लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता है तो 6 बूट स्ट्रैप्स होती है. उसमें से जो 6th वाली स्टेप होती है उसके अंदर इसकी एंट्री हो जाती है कि जैसे ही लाइनेक्स स्टार्ट होगा कौन कौन सी सर्विस चलनी चाहिए.
तो ये इनेबल करने से 6th स्टेज में एंट्री हो जाती है। चलो बता दूं मैं अब, ठीक है। तो अलग से कोई लेक्चर होगा नहीं अपना उसका, किसका, लाइनेक्स बूट प्रोसेस का। सो यहाँ पर आपको गूगल पे जाना है, लाइनेक्स बूट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा, इमेजेस में गया और कहीं ना कहीं से हम यहाँ पर देख लेते हैं। आई विल यूज अ वेरी लार्ज साइज ऑफ एनी काइंड ऑफ इमेज। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखो, तो जब भी आप लाइनेक्स को स्टार्ट करते हैं, लाइनेक्स सर्वर रिबूट होता है, तो रिबूट से लेके जैसे ही वो प्रॉम्प्ट आने लग जाता है, उस दौरान क्या होता है, बहुत सारी स्टेप्स होते हुए वो निकलता है। सबसे पहले आपने अपना सर्वर स्टार्ट किया या रिबूट किया, सबसे पहली स्टेज होती है बायोस की, जिसे हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसमें आपके सर्वर से कनेक्टेड कोई रैम कनेक्टेड है, कोई सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, देयर आर मेनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड। तो उस फर्स्ट स्टेट में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस चेक होते हैं, ठीक है। तो उसे हम बायोस बोलते हैं। लोड्स द नॉन वोलेटाइल मेमोरी रन पोस्ट। तो इस बायोस में आपकी बेसिकली मेमोरी भी लोड होती है, और इसमें यह पोस्ट लिखा हुआ है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो पावर ऑन होते ही सेल्फ टेस्ट करता है, अपने आप टेस्ट करता है कि भाई रैम है कि नहीं है, हार्ड डिस्क है कि नहीं है, सीपीयू है कि नहीं, क्योंकि ये इन रिसोर्सेज का होना जरूरी है सिस्टम को चलने के लिए। अभी मॉर्निंग में इन बच्चों को मैंने यही बताया कि बेटा कंप्यूटर के अंदर 3 रिसोर्सेज होते हैं, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, सीपीयू होती है। तो ये क्या हो गए मेरे रिसोर्सेज। तो जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर को, लाइनेक्स को पावर ऑन करता हूं या रिबूट करता हूं, तो एक पोस्ट सिचुएशन आती है, पोस्ट स्टेप होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब पावर ऑन होते ही वो अपने आप लाइनेक्स क्या करेगा, अपने आप इन 3 चीजों के लिए चेक करेगा, 3 रिसोर्सेस के लिए चेक करेगा, क्या रैम है कि नहीं, क्या हार्ड डिस्क है कि नहीं, क्या सीपीयू है कि नहीं। अगर है तो अगली स्टेप पर जाएगा। क्लियर हुआ। तो पोस्ट क्या होता है लाइनेक्स के अंदर, पोस्ट क्या होता है सर, लाइनेक्स पोस्ट एक स्टेप होती है। जब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तब वो पहला जो फेज होता है वो पोस्ट फेज होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें 3 रिसोर्सेज के लिए चेक किया जाता है। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे बट मेन आर 3। वो रैम के लिए चेक करता है, भाई रैम है कि नहीं है, रैम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, रैम खराब तो नहीं हो गई है, खराब हो गई होगी तो वो बूट ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो बेसिकली हार्डवेयर को चेक करता है, उसकी हेल्थ वेल्थ को चेक करता है। अगर सब कुछ सही साट हुआ तो आगे बढ़ेगा, आगे आपके हार्डवेयर डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। बेसिकली ये पोस्ट का ही काम है, हार्डवेयर डिटेक्ट करेगा। हार्डवेयर मतलब ये देखो रैम है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, ये सारी चीजें ये चेक कर रहा है। उसके बाद क्रिएट अ बूट डिवाइस, ये आपके लिए बूट डिवाइस क्रिएट करता है। ग्रप, ये ग्रप क्या है, ये बूट लोडर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने वाला प्रोग्राम है, जिसे हम ग्रप बोलते हैं, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। अब एक एक फुल फॉर्म याद रख लेना भाई, ये इसका ग्रप का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं थोड़ा सा बहुत टाइम पहले मैंने पढ़ा था। सो GRUB, ग्रब फुल फॉर्म इन लाइनेक्स, सो ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, देखो वही है, ठीक है ना। सो ग्रब क्या है, इट्स अ बूट लोडर प्रोग्राम फॉर द लाइनेक्स। इट्स अ स्मॉल प्रोग्राम which load the Linux operating system. So it's a bootloader program for the Linux operating system. So आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि अगली स्टेज जो होती है हमारी कौन सी होती है, ग्रब की होती है, which is a bootloader. And then execute system MD first process in the user space. उसके बाद क्या होता है, system MD जो होती है, बेसिकली system MD की कुछ कमांड्स होती हैं, और लास्ट में आप देखेंगे run startup scripts, रन स्टार्टअप स्क्रिप्ट। मतलब लाइनेक्स जब पूरा स्टार्ट होने को होगा उससे जस्ट पहले जो जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स होंगी उनको वो स्टार्ट करेगा। जैसे कि अभी सिस्टम कंट्रोल इनेबल माई सीक्वल, तो वो कमांड क्या करेगी, वो उसको किधर डालेगी, स्टार्टअप स्क्रिप्ट। मतलब जब जब भी आपका लाइनेक्स चालू होगा
तब तब आपका MySQL सर्वर भी, डाटाबेस भी ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। आपने देखा डॉकर के अंदर मैंने आपको सिखाया था, डॉकर के अंदर बेसिकली ऑलवेज रन, तो वो करता क्या है, वो इंटरनली यहां के रन स्क्रिप्ट में एंट्री करता है। या उसके अंदर रीस्टार्ट पॉलिसी, अगर आपको पता है डॉकर के अंदर मैंने रीस्टार्ट पॉलिसी बता रखा है, तो रीस्टार्ट पॉलिसी आप क्या बोलते हो, ऑलवेज। अब भाई उसके वो यामल में वो रीस्टार्ट पॉलिसी लिखने से हुआ क्या, इंटरनली यहां आके वो एंट्री करेगा, कहां पर, ये बूट प्रोसेस की लास्ट स्टेप के अंदर, दैट इज योर रन स्टार्टअप स्क्रिप्ट। समझ में आया? सो आपको ओवरऑल पता चला। तो मैंने यहां पर क्या किया, सिस्टम कंट्रोल इनेबल माई सीक्वल, इसको जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो होगा क्या सर, लाइनेक्स की बूट प्रोसेस की लास्ट में जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट है वहां जाके एंट्री हो जाती है, जिससे कि जैसे ही लाइनेक्स ओएस स्टार्ट होगा तो वो आपका डाटाबेस आपको मैनुअली बार बार चालू करने की जरूरत नहीं, आप अपने सर्वर को रीस्टार्ट करो, लाइनेक्स स्टार्ट हो जाएगा, लाइनेक्स के साथ साथ में डाटाबेस भी स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपको मैनुअली जा जाके करना है, और यार वो लाइनेक्स स्टार्ट किया ना, माइसिकल तो चला ही नहीं, भाई क्यों नहीं चला, आपने उसको स्टार्टअप स्क्रिप्ट में डाल ही नहीं रखा है। तो हम जो भी सिस्टम बनाते हैं एज अ डेवलप इंजीनियर, मिनिमम उसका ऑटोमेशन 100% होना चाहिए। ऑटोमेशन का मतलब जहां इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ रही है सिस्टम को चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड 100% ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन कब बोलोगे, भाई सब सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, डेवलप इंजीनियर की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब आपने MySQL इनेबल नहीं किया और आपने वो स्टार्ट कर दिया और प्रोडक्शन डेटाबेस था, तो लाइनेक्स तो चल गया मगर डाटाबेस नहीं चला, डाटाबेस नहीं चला तो आपकी एप्लीकेशन डाटा रिसीव नहीं करेगी, तो वहां पर आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, आपको खुद आना पड़ेगा, मैनुअल चलाना पड़ेगा। सो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने ये अपना MySQL का स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ से स्टेटस चेक कर लेता हूँ, मेरा ये चल रहा है, ठीक है ना। तो बूट प्रोसेस भी आप आज तैयारी कर लेना अच्छी खासी, बूट प्रोसेस मैंने बता दिए, और भी ज्यादा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिक्योर MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन। सो इस कमांड को मैंने लिया और पर्टिकुलर इस कमांड को मैंने एंटर किया, MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन। दिस कमांड विल प्रोवाइड दी इट विल प्रोवाइड सम सिक्योरिटी टू द MySQL सर्वर, जिसमें आपको MySQL को पासवर्ड वासवर्ड दे देगा, ठीक है ना। प्रेस यस। अब आपको पासवर्ड किस टाइप का चाहिए, पासवर्ड मतलब MySQL को बिल्कुल लो लेवल पर प्रोटेक्ट करना है कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पर प्रोटेक्ट करना है, तो मैंने बोल दिया भाई प्रोटेक्शन के लिए तो हमेशा स्ट्रॉन्ग लेवल का प्रोटेक्शन आप देना है। क्या एनोनिमस यूजर लाइनेक्स में एंटर कर सकता है क्या, एनोनिमस मतलब हर कोई लॉगिन कर सकता है क्या, नहीं, अगर प्रोडक्शन के हिसाब से काम कर रहे हो तो यहाँ पर मैंने बोल दिया नो। डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, ये क्या बोल रहा है, डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, है ना। क्लाउड पर आपका MySQL पड़ा है और आप क्या लोकल होस्ट से आप उसको, जैसे वो क्या वर्क बेंच कहाँ था, लोकल, और उससे आप रिमोट के VPS सर्वर से कनेक्ट कर रहे थे, क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि डिसअलाउ रिमोट लॉगिन यहाँ पर क्या था, नो था, तब आप उसको कनेक्ट कर पा रहे थे, पर्टिकुलर IP एड्रेस कोलन 3306 पर आप कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि इस समय ये ऑप्शन आपने क्या कर रखा था, नो कर रखा था। क्या डिसअलाउ करना है क्या रिमोट लॉगिन को, तो मैंने बोल दिया कि अगर मैंने यहाँ यस कर दिया तो आप 3306 वाला पोर्ट नंबर ब्लॉक हो जाएगा। 3306 क्या है, पोर्ट नंबर, किसका, MySQL का, और ये पोर्ट नंबर अगर मैंने रिमोट सर्वर पे बंद कर दिया तो मैं वर्क बेंच से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो ये वही सिक्योरिटी बता रहा है। रिमूव टेस्ट डेटा बेस, यस, फालतू के कुछ डेटा बेसिस आते हैं साथ में, तो हटा दो। रीलोड प्रिविलेजेस, यस, ऑल डन, ठीक है ना। तो ये सारा सेटअप हो गया है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लॉगिन किया मैंने, MySQL डैश यू रूट डैश पी, पासवर्ड पूछ रहा है और पासवर्ड मैंने अभी कुछ दिया नहीं है, डायरेक्टली आ गया। अब ये टर्मिनल पे शो डेटाबेसेस है ना, अब आ जाएगी SQL की कमांड्स, तो वो भाई मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत सिखा रखा है आपको, ठीक है ना। सो इसको पूरे को मैंने कॉपी किया और ये बेसिकली वही कमांड हमारी जनरेट करेगा। ये क्या करेगा, कंपनी नाम का डेटाबेस बनाएगा, उसके अंदर एम्प्लॉयज क्रिएट करेगा, है ना।
शो डेटा बेसिस यूज कंपनी शो टेबल्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है ना, जॉन एलिस एंड बॉब, ये तीन जो यूजर है ये हमारे इस टेबल के अंदर स्टोर हो गए हैं। डाटाबेस बन गया, डाटाबेस के अंदर टेबल बन गए, टेबल के अंदर आ गए रिकॉर्ड्स आ गए। सो वी हैव आवर डेटा रेडी लोकली। व्हाट यू वांट टू डू, आई वांट टू माइग्रेट दिस डेटा टू द रिमोट आरडीएस क्लाउड सर्विस। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास। आई वांट टू डू इट एंड टू एंड। सो लेट्स डू इट। इनेबल बाइनरी लॉग रिक्वायर्ड फॉर डीएमएस सीडीसी। तो आपको क्या करना होगा, बाइनरी लॉग्स को इनेबल करना पड़ेगा, जो कि जरूरी है किसके लिए, डाटा माइग्रेशन सर्विस के लिए। डाटा माइग्रेशन सर्विस के लिए ये बाइनरी लॉग्स जो है ये इनेबल करने पड़ेंगे। जब भी माई सिक्वल में टेबलों में आप एंट्री करते हो ना, तो ये एंट्री एक्चुअल में जाके माई सिक्वल किसी एक बाइनरी फाइल में लिखता है ना। जब भी जैसा आपने किया इंसर्ट इनटू फलाना फलाना टेबल फलाना फलाना रिकॉर्ड, तो वो आपने उस कमांड एसक्यूएल कमांड से एंट्री कर तो दी, बट इंटरनली क्या हो रहा है, द माई सिक्वल इज राइटिंग इन अ बाइनरी फाइल and we want to enable the logs and we want to maintain the logs of that binary file. Whenever you write something or you do any CRUD operation, MySQL will write into the binary files and it will append some new records. So the DMS service will read this binary file and it will identify the records. तो DMS सर्विस वो क्वेरी नहीं चलाता है कि भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये ने इसको कॉपी किया ना उसको, वो ऐसा काम नहीं है उसका। डीएमएस सर्विस जो डेटा का सोर्स लेता है वो किस फाइल से लेता है, बाइनरी फाइल से। क्या डीएमएस सर्विस एसक्यूएल क्वेरी चला चला के डेटा उठाता है क्या, नहीं भैया, ये डिटेल नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। तो डीएमएस अमेजोन की जो डीएमएस सर्विस है वो क्या करेगी, वो इन बाइनरी फाइल को रीड करती है। वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करके डाटा नहीं उठाएगी, किसको उठाएगी, बाइनरी फाइल्स, ठीक है ना। बहुत इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, काम की इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर मैंने लिखा, ये मैं इससे निकला बाहर, वेयर इज माई सिक्वल, वेयर इज माई सिक्वल। सो वेयर इज क्या है, लाइनक्स की कमांड है जिसमें आप कोई भी कमांड कहां लोकेटेड है उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सो आई वांट टू, मैंने जीपीटी को ये दिया, और मैंने इससे पूछा कि भाई वेयर इज द बाइनरी फाइल लोकेटेड, वेयर इज द बाइनरी, क्या बोलूंगा उसको, माई सिक्वल बाइनरी फाइल लोकेटेड। भाई उसने मेरे को वेयर इज माई सिक्वल जब मैंने लिखा, उसने मेरे को कितने पते दे दिए, 4-5 पते दे दिए। भाई अनिल सर कहाँ रहते हैं, वो राजीव नगर में भी रहते हैं, वो शक्ति नगर में भी रहते हैं, वो सीआरपीएफ में भी रहते हो, तो तुम कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक्चुअल में रहते हैं तो रहते कहाँ हैं। तो इसने मेरे को कितने एड्रेसेस दे दिए, माई सिक्वल के इंस्टॉलेशन के मल्टीपल दे दिए, स्टिल यू आर कंफ्यूज, वेयर इज द एक्चुअल फाइल, माई सिक्वल की एक्चुअल फाइल कहाँ है। तो नाउ यहाँ पर हम उससे जीपीटी से पूछ रहे हैं कि भाई वो कहाँ पर है, उसकी एक्चुअल बाइनरी फाइल कहाँ पर है, तो ये मेरे को बताएगा, ठीक है ना। तो आपको जाना है बिन के अंदर, बिन मतलब बाइनरी, इसमें ये माई सिक्वल में देखते हैं वो बाइनरी फाइल हमें कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी, सारे उसमें रहती है। देखो ये माई सिक्वल जो है ये एक फाइल है, ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर फाइल, और एक फाइल ये भी है माई सिक्वल बिन लॉग। ये वही फाइल हो सकती है जिसमें जो भी आप इंसर्ट मतलब जितने भी CRUD ऑपरेशन आप कर रहे हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, it will affect MySQL data structure and data. So everything will get stored in a particular file. That file will be called a binary file. But what is the exact location? I am not sure. So I am just investigating. I am not sure whether the MySQL bin log is this that file or not. I am not sure, but I am investigating and I will let you know. So to find the MySQL server daemon, हमने किया, तो ये बता रहा है भाई उबंटू के अंदर टिपिकली यहाँ लोकेटेड होता है,
और ठीक है ना। तो हमने वो किया है, और अब देखते हैं हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात यही हो रही है कि इनेबल द बाइनरी लॉग डीएमसी सीडीसी। डीएमसी सीडीसी फुल फॉर्म, सीडीसी क्या होता है? सीडीसी होता है डेटा माइग्रेशन सर्विस। डेटा माइग्रेशन, माइग्रेशन सर्विस, डेटा माइग्रेशन सीडीसी। चेंज डेटा कैप्चर। Okay, CDC stand for change data capture. Change data capture. Change data capture. Whenever you are recording some data, it will store to the binary file. And change data capture. So the binary file will keep appending new and new records. You run the SQL command, insert into something, and you press enter. The data will be stored. It will store into the binary file. It will append. So what CDC will do, it will analysis what are the new changes. जैसे इंक्रीमेंटल बैकअप का एक स्ट्रेटेजी होता है, तो वो पुराना और नया में अभी कौन सा नया ऐड हुआ, तो उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो वो प्रोसेस यहाँ पर भी डीएमएस के अंदर भी सीडीसी बोलते हैं, चेंज डेटा कैप्चर के। उस बाइनरी फाइल में कहाँ कहाँ नया नया चेंज हुआ है। तो आप पहला बैकअप लेोगे तो हो सकता है पूरा बैकअप लेोगे, मगर सेकंड बैकअप लेोगे तो पूरा लेोगे कि इंक्रीमेंटल वाला लेोगे? इंक्रीमेंटल वाला लेोगे। वो मैंने वो कहानी कल सुनाई थी आपको भी, हमें सिर्फ नया नया ही लेना है डेटा। अदरवाइज सारा के सारा ले लेंगे तो भाई उतना तो स्टोरेज डेटा सेंटर का कैपेसिटी भी नहीं होता है। सो चेंज डेटा कैप्चर, इसका सीडीसी का मतलब यहाँ पर है चेंज डेटा कैप्चर। सो इस फाइल को मैंने नैनो ईटीसी माइस्क्ल, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और यहाँ पर ऐड और मॉडिफाई। ठीक है, हमें ये ऐड करना है, मगर ये ऐड करना है हमें किस ग्रुप में ऐड करना है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना। सो मैं यहाँ से बाहर निकला, और मैंने इसी कमांड में नैनो की जगह मैं इसको कैट कर देता हूँ। नैनो की जगह मैंने कैट किया तो मेरा पूरा लॉग फाइल आ गया, मेरा पूरा लॉग फाइल आ गया। ये कैट, ये पूरा लॉग फाइल मैंने लास्ट तक दिया, और मैंने जीपीटी के इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर हम देते हैं कि पर्टिकुलर, क्योंकि ये ऐसा आप रैंडमली नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप्स बने हुए हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर आने वाली ये सेटिंग्स, अब अगला ग्रुप भी हो सकता है नीचे कहीं पर, तो आप रैंडमली हर कहीं कुछ पेस्ट नहीं कर सकते। आपको ये जो सजेस्ट कर रहा है, ये भाई ये 4-5 पैरामीटर सजेस्ट कर रहा है, ये माइस्क्ल ग्रुप में डालने हैं कि किसी और ग्रुप में डालने हैं, तो भाई वो भी तो पता करोगे। यूं नहीं है कि कॉपी पेस्ट करते समय भी दिमाग भी खोल के रखना है अपने को, अपनी इंटेलिजेंस भी रखनी है कि भाई कॉपी पेस्ट करना तो है, मगर इतनी स्मार्टनेस अपने में होनी चाहिए कि सर किधर करो, क्योंकि ग्रुप भी तो अलग अलग है। तो एटलीस्ट हम उससे यही पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ करना है। तो ये yes shows the binary log is disabled, change data capture will not work until you enable it। तो ये बोल रहा है MySQL के अंदर modify the following section। तो ये बोल रहा है कि आपको ये मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये अभी डाटा ट्रैफिक कहाँ से अलाउ करेगा? लोकल होस्ट से, बट आपको ये करना है रिमोट से। ठीक है ना। ये बाइंड एड्रेस भी आपको 00 करना पड़ेगा, और ये सारा सेटिंग्स हमें करना पड़ेगा। मैक्सिमम मैक्सिमम बिन लॉग साइज, देखो ये वो लोकेशन है, ये वो लोकेशन से जहां से वो कर सकता है। मैं यहाँ पर इस लोकेशन को, ये बिन लॉग वाली लोकेशन को अगर मैं कैट करूं, var log माई सिक्वल बिन लॉग डॉट, तो ये बेसिकली क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले यूजर बाइंड एड्रेस, और इनको हमें करना है, इनको हमें 00 करना पड़ेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं?
ये एड्रेसेस हम फायरवॉल प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। पिन एड्रेस, बाइंड एड्रेस, मतलब आपका जो लोकल सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल सिस्टम आपके सिस्टम तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। एडब्ल्यूएस की सर्विस आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है, आप एडब्ल्यूएस से कनेक्ट नहीं करना चाहते हो। अभी आपका डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, आपका सोर्स लोकल है, तो एडब्ल्यूएस आपसे कनेक्ट करना चाहता है, तो वहां पर रास्ते खोलने पड़ेंगे। और अभी आपने बोल रखा है 127.0.0.1, मतलब सिर्फ लोकल वाला ही कनेक्ट कर पाए, रिमोट वाला नहीं कनेक्ट। तो अब मैंने 000 दे दिया, इसका मतलब एनी वन इन द वर्ल्ड कैन कनेक्ट टू द लोकल। 0000 का मतलब एडब्ल्यूएस नहीं हुआ, एनी वन इन द वर्ल्ड कैन communicate with your database. So you are allowing the external traffic to go inside your local database. ठीक है ना। उसी तरीके से बाइंड एड्रेस है। अब यहां पर हम देख लेते हैं और क्या क्या सेटिंग्स है। सर्वर वन, सर्वर वन, ठीक है, ये कमेंटेड है, इसको मैंने इनेबल किया, इसको मैंने इनेबल किया, ठीक है ना। तो जो जो चीजें कमेंटेड है उसको अनकमेंट करना है। ये इन लाइन के आगे, हर लाइन के आगे हैश लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस इज अ कमेंट। ये अनकमेंट करना पड़ेगा, उस हैश को हटा दोगे तो वो लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये करना है। ये बिन साइज यहाँ पर मैंने देखा, लॉग बिन साइज 100 M, और ये एरर डॉट लॉग, लॉग एरर को भी मेरे को अनकमेंट करना पड़ेगा, वो मैंने अनकमेंट कर रखा है। बिन लॉग एक्सपायर सेकेंड, बिन लॉग एक्सपायर लॉग्स, और ये भी मैंने क्या कर दिया, इसको अनकमेंट कर दिया, मैंने अनकमेंट कर दिया। बिन लॉग रॉ इमेज फुल, और जो जो भी आपको लगे कि यार ये पर्टिकुलर मुझे करना पड़ेगा। ये ईयरफोन सुनो सुनो, गाने नहीं गाने। ठीक है, ये हो गई सेटिंग्स पर्टिकुलर इसको। अब ये नैनो एडिटर है, और आई आई होप आपने काम कर रखा होगा। इस फाइल को सेव करने के लिए आपको कैरेट को, इस सिंबल को बोलते हैं कैरेट। तो कैरेट मतलब कंट्रोल, तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ से क्या होगा, ये जो चेंजेस किए हैं ये सेव हो जाएंगे। विम के अंदर अलग तरीके से काम करते हैं, नैनो के अंदर अलग तरीके से काम करते हैं। तो मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया और इंटर किया, तो देखो राइट आउट हो गया, राइट आउट मतलब सेव हो गया। अब कंट्रोल एक्स, कैरेट एक्स, कैरेट एक्स मतलब कंट्रोल एक्स, ये मैंने कंट्रोल एक्स करके फाइल सेव कर लिया। अब ये चेंजेस तब तक अफेक्ट नहीं होंगे जब तक मैं माइस्क्ल को दोबारा स्टार्ट ना कर दूं, तो ये सारा आगे बढ़ेंगे। अब ये लॉग फाइल्स बनानी पड़ेगी क्योंकि ये इनिशियली रहती नहीं है, ये लॉग फाइल बना दी, इसके हिसाब से अपन चलेंगे, उनमें हम ऑनरशिप का भी परमिशन देना पड़ेगा, तो डू इट एज इट इज गिवन। और उसके बाद फाइनली माइस्क्ल को रिस्टार्ट कर लो। ये माइस्क्ल को मैंने रिस्टार्ट किया, और रिस्टार्ट करने के बाद उसको दोबारा उसकी सर्विस को रिस्टार्ट की जगह हम उसका क्या चेक करेंगे, स्टेटस। अगेन इट इज एक्टिव एंड रनिंग। नाउ मूव ऑन। ओके, नाउ गो टू द डाटाबेस, अगेन गो टू द डाटाबेस, अगेन गो टू द डाटाबेस माइस्क्ल के डाटाबेस के अंदर गया, इंटर किया। अब मुझे माइस्क्ल के अंदर क्या करना है, शो वेरिएबल्स लाइक लॉग बिन, और ये सारे वेरिएबल्स अब डिटेक्ट होने लग जाएंगे क्योंकि उसकी कॉन फाइल के अंदर हमने चेंजेस कर रखे हैं, तो ये हमारे वेरिएबल्स आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। बिन लॉग क्या हो गया, ऑन। तो मेरा जो AWS सर्विस है वो बाइनरी लॉग्स फाइल को पढ़ता है। वी नीड टू इनेबल दोज बाइनरी फाइल्स विद सम कमांड्स, सम कॉन्फ़िगर। यू कैन नॉट बी एबल टू रिमेंबर दोज कमांड, बट मोटा मोटा तौर पे आप एक फ्लो याद रख सकते हो कि सर AWS सर्विस माइस्क्ल की बाइनरी लॉग्स को पढ़ता है और उस लॉग्स को इनेबल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस, और आई एम श्योर 100% वो इंस्ट्रक्शन क्या लिखे थे वो आप इंटरव्यू के टाइम पे भूल जाओगे, और याद भी नहीं रखना है। सिर्फ आपको एंड टू एंड फ्लो याद रखना है कि सर DMS सर्विस को बाइनरी लॉग्स हमें लोकली इनेबल करना पड़ेगा। अब कैसे इनेबल करते हैं, मैंने कितने कमांड्स लिखे थे, क्या लिखे थे, सब भूल जाऊंगा मैं, बट मुझे इतना पता होना चाहिए कि DMS सर्विस को बाइनरी लॉग्स फाइल को पढ़ता है और उसके वो इनेबल करने पड़ेंगे। इनेबल बाय डिफॉल्ट रहता नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए।
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है, नाउ नेक्स्ट स्टेप फॉर द AWS। आफ्टर दिस क्रिएट द रेप्लीकेशन यूजर। तो ये क्या कर रहा है कि बेसिकली एक ऐसा यूजर बना रहा है माइसिक्वल का यूजर जिससे आप रेप्लीकेशन कर सको। सिलेक्ट रीलोड रेप्लीकेशन स्लैब, है ना। तो इसमें रेप्लीकेशन क्लाइंट और इस तरीके से ये यूजर हमें बनाने पड़ेंगे। सो आपने माई सिक्वल के अंदर वो देखा होगा मास्टर स्लेव रेप्लीकेशन। आप गूगल पे जाना, लिखना माई सिक्वल मास्टर स्लेव रेप्लीकेशन। आपको क्या लिखना है, मास्टर स्लेव रेप्लीकेशन। मास्टर स्लेव रेप्लीकेशन। तो जितने भी प्रोडक्शन डाटाबेस होते हैं मास्टर स्लेव रेप्लीकेशन, तो इसमें इस तरीके से रहता है कि एक ही डाटाबेस के आपके पास मल्टीपल बैकअप्स होते हैं और कुछ डाटाबेस को सिर्फ रीड के लिए रखा जाता है और किस डाटाबेस को राइट के लिए रखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम पे रीड राइट करने वाले सिर्फ कंटेंट क्रिएटर। आप पोस्ट डालोगे तो आप राइट कर रहे हो डाटाबेस में, मगर मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी वो क्या कर रही है, पोस्ट को रीड कर रही है। तो डाटाबेस दो टाइप के आप उसमें ये रेप्लीकेशन कर सकते हो। वन इज द राइट क्लस्टर एंड ऑल अदर आर देयर आर सेवरल रीड रेप्लिकास। उसी डाटा को अवेलेबल होगा मगर उन डाटाबेस पे राइट का परमिशन नहीं होगा। यू ओनली रीड द डेटा बट बेस, बट यू कांट राइट इट। तो जितना भी एक्सटर्नल ट्रैफिक आएगा वो रीड वाले डाटाबेस पर हम, तो प्राइमरी राइट वाले डाटाबेस पे हम नहीं भेजेंगे उसको। राइट वाला डेटाबेस पे कौन जाएगा, कंटेंट क्रिएटर। मैंने इंस्टाग्राम पे जाके एक पोस्ट लिखी और मुझे पोस्ट लिखनी है, डाटाबेस में स्टोर करना है, तो मैं रीड रेप्लिका पे जाऊंगा कि मैं राइट रेप्लिका पे जाऊंगा, मैं राइट रेप्लिका पे जाऊंगा। सो अगेन ये सिस्टम डिजाइन का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड डाटाबेस शार्डिंग। भाई पढ़ लेना फिर से इसको अच्छी तरीके से। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डाटाबेस शार्डिंग। है ना। आप अपने डाटाबेस को शार्ड कर रहे हो, किस बेसिस पर, यू हैव अ सिंगल डेटाबेस एंड यू वांट टू शार्ड द डाटाबेस इनटू वेरियस अदर डेटाबेसेस। ठीक है ना। सो डेटाबेस शार्डिंग आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसको मैं शायद अब नेक्स्ट लेक्चर में ही करवा पाऊंगा। तो आगे की कहानी जो डीएमएस वाला AWS वाली कहानी है वो हम कल देखेंगे। आज तक का ये रहेगा। और आज ही अगर आप एंड टू एंड ये सारा इंप्लीमेंट करके देख लेते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है।